अखंड ज्योति प्रकाशित हो रही है। जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं वो कम से कम परमात्मा की वाणी तो सुन रहे हैं, यही सौभाग्य है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी केवल उनको अपना काम धंधा ही नज़र आ रहा है और वो एक बार भी पर्वाधिराज की आराधना करने नहीं आए। क्या कहेंगे उनको? बहुत बड़ा दुर्भाग्य, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। मनुष्य बनकर भी, जिन कुल मिलने के बाद, जिन शासन मिलने के बाद भी जिनको इतनी सी भी लगन नहीं आई, क्या कहा जा सकता है। मैं कुछ 2-4 बातें आपसे करूंगी आज। पहले गीत की 2 लाइनें गाना चाहती हूँ। आप सबके लिए तो शायद वो ठीक है, उपयुक्त है, लेकिन कुछ लोग ऐसे बीच में हो सकते हैं जहाँ पर भी ये आवाज़ पहुँचेगी। जेनी होकर पानी ना छाना, जेनी होकर पानी ना छाना, हाय राम रातों में खाए खाना, हाय राम रातों में खाए खाना। जेनी होकर पानी ना छाना, जेनी होकर पानी ना छाना, हाय राम रातों में खाए खाना। मिल जाता है इनको बहाना, मिल जाता है इनको बहाना, हाय राम होटल में खाए खाना, हाय राम होटल में खाए खाना। विस्की की बोतल और बॉम्बे का संडे, जेनी भी अब तो खाते हैं अंडे। विस्की की बोतल और बॉम्बे का संडे, जेनी भी अब तो खाते हैं अंडे। आया है ये कैसा जमाना, आया है ये कैसा जमाना, हाय राम रातों में खाए खाना, हाय राम होटल में खाए खाना। आप कहेंगे कि हमारे साहब होटल में खाना खाना बुरी बात है क्या? आप लोग जितने लोग बैठे हैं, क्या सबका पचखान है जहाँ वेज और नॉन वेज बनता है? उस होटल में कौन कौन जाते हैं? अपनी थोड़ी सी कमजोरी अगर गुरु के सामने प्रकट कर दो तो शायद उसकी आलोचना हो जाती है। यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, कौन लोग ऐसे हैं जो वेज और नॉन वेज होटल का जिनको कोई परहेज नहीं है, बस खाना है और चले गए? क्या बात बताओगे? नहीं, सबके सोगन है, सबके सोगन है तो सोगन करा देते हैं बड़े महाराज साहब। वेज और नॉन वेज होटल में आप जाते हैं क्या? दूध का कड़ाया भरा है, अगर उसमें एक बूंद नींबू के रस की गिर जाए, उस दूध से आप घी नहीं बना सकते। घी बनने की ताकत खत्म हो गई उसकी। आत्मा की, आपकी पावर, जो आप कहते हैं अहिंसा, शाकाहारी, वो आपकी पावर, वो ताकत खत्म हो गई अगर आपने वेज और नॉन वेज का कोई परहेज नहीं किया। सोचना और कुछ अपनी पावर को इकट्ठा करने के लिए, थोड़ी शक्ति को इकट्ठा करने की बात करके जाना। थोड़ी सी 2-4 बातें। दूसरी बात, जितने मेरे यहाँ पर युवक युवतियाँ बैठे हैं उनसे एक बात और कहना चाहूँगी। जिस समय हमारा बेंगलोर में चातुर्मास था तो मेरे पास एक स्लिप पहुँची कि महाराज साहब
आप हुक्का बार पे बोलो। मुझे तो पता ही नहीं था हुक्का बार क्या होता है। मैं तो इतनी छोटी सी साध्वी बन गई, और ऐसा कल्चर में कोई न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ती, कोई न्यूज़ भी नहीं देखती। फिर मैंने सोचा कि आने वाली युवा जनरेशन, उनकी बात पूछनी चाहिए कि आजकल करंट में क्या चल रहा है, आज के जो युवा हैं वो किस ओर दौड़ रहे हैं। हुक्का बार, कोई बच्चे हैं ऐसे यहाँ पर युवक? नहीं। जो आप ऐसे पब में जाते हो, बार में जाते हो, जहां पर आपने अपनी जिंदगी के मायने खत्म कर दिए हैं, जहां पर आपको जीवन का एक मोड़ ऐसा जरूर आएगा जहां पर आपको शर्मिंदा होना पड़ेगा कि मैंने जिंदगी में ऐसे ऐसे दुष्कर्म किए हैं। आज आपकी अपनी ही गलती आपको खाती रहेगी अगर आपके भीतर में कुछ वजूद जिंदा है तो। इसलिए आज जवानी के इस आवेग में या दोस्तों की लत में इस बात को छोड़ देना। कोई भी युवक और युवतियां पब में जाकर, बार में जाकर शराब, हुक्का ऐसा ही नहीं होता, उसमें कुछ डालकर भी पीते हैं, फिर सोचते हैं सातवें आसमान पर उड़ रहे हैं, उसके बाद उड़ते हैं। बच्चे बताते हैं आके, एक छोटा बच्चा सिर्फ 17 साल का था, इतना एडिक्ट हो गया था, इतना ज़्यादा। मौड़ मंडी है यहाँ पर, मंडियों में, वहाँ का वो बच्चा था। जब मैंने उससे पूछा, उसके पिता ने बताया, महाराज साहब इकट्ठे 10-10 प्रॉक्सी वाइन कैप्सूल खा जाता है वो बच्चा, और इतनी सारी वो जो खांसी की दवा होती है ना, कौन सी होती है, बेनाड्रिल आदि, ये जो भी होती है, उसको इकट्ठी 10-10 शीशियाँ पी जाता है। इतना एडिक्ट हो गया था वो बच्चा। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें ये पीकर क्या होता है, कहता हमारे सब ऐसे जी जया लग जाता है। जी जया पंजाबी में उसने बोला कि हर जगह मेरा दिल लगने लग जाता और ऐसे लगता जैसे आसमान में उड़ रहा हूँ। ये चीज़ें एक बार आसमान में उड़ाएंगी, फिर नर्क में पहुंचाएंगी। दूसरी बात, मेरा जैन समाज, अगर इन दिनों में ही आपने हमें कुछ नहीं दिया तो हमें खाली तो मत रखो। यहाँ पर श्रावक श्राविकाएं बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं। एक क्रांति करो। कौन ऐसा शेरे दिल है जो ये प्रतिज्ञा करेगा कि मुझे रात में शादी नहीं करवानी? इतनी हिंसा है रात्रि की शादी में। या फिर आप ये सोचकर जाएं कि हमारी शादी में इतने ही आइटम बनेंगे। है कोई ऐसा शूरवीर? कोई है यहाँ पर? कोई युवक प्रतिज्ञा करे कि मुझे इतनी क्रांति, हम लोग उधर 10 साल रह के आए, कम से कम भी उस धर्म सभा में 10 लोग तो ऐसे उठकर पचखान कराते थे कि हमें शादी में 30 आइटम ही बनाने हैं, हमें रात्रि की शादी नहीं करनी। एक शादी में इतनी सारी बर्बादी। क्या कोई भी युवक ऐसा नहीं है यहाँ पर जिनके विवाह नहीं? आप हैं, आप ऐसी प्रतिज्ञा करेंगे? कितने अच्छे हैं। ये सभा आपका सम्मान करती है। क्या नाम है आपका? विनीत। क्या प्रतिज्ञा करेंगे आप? दिन में विवाह करेंगे? वेरी गुड। कोई माता पिता ये प्रतिज्ञा कर सकते हैं कि अपने बच्चे की शादी, वैसे तो युवकों को ही ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए, रात्रि की शादी में अनंत हिंसा है, अनंत हिंसा। अगर आप ये इतना जागरूक हो जाए, ये जैन समाज, ये दिन ही होते हैं इन चीज़ों में जागने के लिए। चलो रात्रि की शादी, कम से कम आइटम की प्रतिज्ञा कर लो। वेरी गुड। ये हमारा युवक रजत सीए है ये बच्चा, और ये प्रतिज्ञा कर रहा है आइटम की लिमिट, कि कितने आइटम तुम्हारी शादी में बनेंगे। लोग तो 80-80 तरह के पापड़ बनाते हैं, इतनी तरह के खाते कितना है? ये कितना सा तो ही पेट है, उसमें कितना डालोगे, और ज़रूरत से ज़्यादा डालोगे तो डॉक्टर के पास जाओगे। बस यही 2 काम है। लेकिन क्या बर्बादी, हेल्थ की भी और वेल्थ की भी।
जागो, जागना बहुत जरूरी है। एक और बात, मैंने माँ के ऊपर बोला, पिता के ऊपर भी बोला, सबको बड़ा अच्छा लगा। मेरी आवाज़ सबके पास पहुँच रही है? आवाज़ कम आ रही हो ऐसा तो नहीं है? देखिए, पिता के ऊपर बोला तो कितने लोग रोए। माँ के ऊपर जब भी बोलती हूँ बहुत लोग रोते हैं। और फिर आकर यहाँ तक कहते हैं लोग कि महाराज साहब एक बार और स्पेशल ये माँ का प्रवचन रखवाना है, आपको माँ के ऊपर, पिता के ऊपर बोलना है। मुझे भी अच्छा लगा कि कुछ ना कुछ तो अपने माता पिता के लिए सबके मन में कुछ ख्याल आया, कुछ सुधरे होंगे। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, परमानेंट कुछ तो सुधार आया होगा, ऐसा मैंने सोचा। लेकिन मेरे पास कुछ कपल आए, उन्होंने आकर जो प्रतिक्रिया दी वो चौंकाने वाली थी। युवक ने आकर कहा, महाराज साहब आपने माँ पिता के लिए बहुत अच्छा कहा। नो डाउट, माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, उनको सब कुछ हमें देना चाहिए जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है। लेकिन हमारे भीतर भी कुछ पीड़ा है, दर्द है, हमारे माता पिता से पीड़ित हैं हम। इतनी पार्शलिटी करते हैं 2 बेटों के अंदर, एक बेटे के लिए सब कुछ, दूसरे बेटे के लिए कुछ नहीं। बहू कहती है कि महाराज साहब मेरी सास अपनी बेटी को कहती है कि बेटा जमाना बदल गया है, अपनी सास को जाकर कहना कि जमाना बदल गया है, थोड़े आप भी बदलो। अगर मैं वही काम करती हूं तो कहती है तुमने लिमिट क्रॉस कर दी। अपनी बेटी को क्या समझाती है कि अपनी सास को जाकर कहना जमाना बदल गया है, तुम भी बदलो, मुझे तो ऐसा ही करना है, मुझे ऐसा अच्छा लगता है। और जिस समय हम वो बात करते हैं तो हमने लिमिट क्रॉस कर दी। ये दोहरे मापदंड क्यों? अपनी बेटी के लिए कुछ और, दामाद अगर बेटी की बात सुनता है तो बड़ा अच्छा दामाद मिला है मुझे। अगर बेटा अपनी पत्नी की बात सुनता है, बहू की बात सुनता है, तो बेटा गया, बेकार हो गया, पराया हो गया। ऐसी बात क्यों? महाराज साहब आप इस बात पे भी बोलो ताकि उनको भी लगे। इतनी पार्शलिटी माता पिता क्यों करते हैं? हम अपना फर्ज निभाते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम नालायक बेटे नहीं हैं, हम अपना फर्ज निभाते हैं। एक बेटा घर से बाहर जाता, उसको 10 बार फोन करके पूछते हैं कब आएगा, तेरे खाने का टाइम हो गया। और दूसरा बेटा, बड़ा बेटा कह रहा है कि हम चाहे जहन्नुम में भी चले जाएं तब भी माँ को कभी याद नहीं आती। और हालांकि माँ इस बात को अच्छी तरह जानती है कि मेरा बड़ा बेटा काबिल है, छोटा बेटा नालायक है, ये भी जानती है। लेकिन फिर भी इतनी पार्शलिटी, कैसे रिस्पेक्ट करें, कैसे मन को बदलें, कैसे क्या करें? उनकी पीड़ा सुनकर, उनकी बात सुनकर मेरे मन में आया कि मैं माता पिता यानी बहू के सास ससुर और ननद, उनको भी कुछ कहना चाहती हूँ। आप लोगों को भी थोड़ा कुछ बदलना है। जब बहू आपके घर में आती है, अगर वो माता पिता को कॉल करती है तो बर्दाश्त, उसका ध्यान रखोगे, उसकी देखभाल करोगे। इसी तरह से कोई बेटी अगर आपके घर में आती है तो वहाँ की मिट्टी लेकर आती, उस पौधे की तरह है वो अपने परिवार की, मायके की, क्योंकि जहाँ पर वो 20 साल तक रही है वहाँ की मिट्टी वो लेकर आई है। और उस मिट्टी को आपने अपनी मिट्टी में स्थान दिया तो थोड़े दिन तो देखभाल, उसको याद तो आएगी जहाँ वो 20-25 साल जहाँ भी रही है। और आप सोचते हैं आते डिस्कनेक्ट हो जाए माता पिता से तो बात करे ही ना, ये गलत बात है।
आजकल के माता पिता अपने बेटे और बहू की तरफ से अनसिक्योरिटी फील करते हैं। क्यों? पहले जब बच्चा छोटा था सब बातें माँ से पूछ के करता था। माँ मेरी किताबें कहाँ हैं, माँ मेरे शूज़ कहाँ हैं, माँ मेरा खाना कहाँ है, माँ मेरी ये चीज़ कहाँ है, माँ मेरे कपड़े कहाँ हैं। शॉपिंग के लिए जाता तब भी माता पिता के साथ जाता है, कभी माँ के साथ जाता, कभी पिता के साथ जाता। थोड़ा बड़ा हुआ दोस्तों के साथ जाने लगा, लेकिन जब युवा हुआ उसकी शादी हो गई तो अब वो किसी का हस्बैंड हो गया, तो अब वो किसके साथ जाता है? और माँ को क्या लगता है? बेटे ने तो पूछना, क्या बेटे ने पूछना छोड़ दिया? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, कुछ जिम्मेदारी हो गई। आप माता पिता की ट्यूनिंग तो फिर भी और घर के मेंबर्स के साथ है, क्योंकि घर में इतने सारे मेंबर्स हैं, लेकिन जो नई लड़की आई है उसकी ट्यूनिंग किसके साथ है? किसके? उसकी पहचान केवल उसका दिल खुला हुआ है अपने हस्बैंड के साथ। लेकिन वो बच्चा, वो लड़का बैलेंस करते करते जिंदगी आपने भी किया होगा, लेकिन फिर भी आप क्या चाहते हैं? फिर भी आप उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करते। जो सासू जी हैं, कभी वो भी बहू थी, उस चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते और क्या सोचते हैं? अनसिक्योरिटी इतनी ज्यादा, कितनी माताएं तो इतनी डिप्रेशन में आ जाती हैं और आके कहती हैं कि महाराज जी बेटा नहीं गया मेरा तो बेटा, अब जब देखो बहू के कमरे में जाता, जब देखो उसकी बात सुनता है। पहले हमारे साथ मूवी देखने जाता था पूरे परिवार के साथ, अब सब कुछ बहू के साथ ही। अरे तुम समझते क्यों नहीं? क्योंकि बहू के लिए उस घर में एक ही जज है, एक ही साथी है, तुम्हारे लिए इतने सारे लोग हैं, लेकिन उसके लिए बेचारा कमरे में जाके पत्नी को बैलेंस करता है। पत्नी क्या कहती है? तुम्हारी माँ तो मुझे अब तक, उसने मुझे अपनाया ही नहीं, कोई मुझे समझता ही नहीं। और बाहर आता है तो माँ को बैलेंस करता है, पिता को बैलेंस करता है, और फिर रही सही कसर कौन पूरी कर देती है? एक लड़के ने आकर बताया, कहते महाराज साहब मम्मी पापा बड़े अच्छे रहते हैं मेरे साथ, लेकिन 10 दिन के लिए मेरी बहन आती है, सारा कुछ कबाड़ करके चली जाती है। आकर वो दिखाएगी, इतना बिछेगी मम्मी पापा के ऊपर जैसे हम तो बेकार है, नकारा है, हम कभी ध्यान ही नहीं रखते उनका। मम्मी भाभी ने ये हालत कर दी तुम्हारी, तुम्हारा बिस्तर, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा खाना, अरे कुछ भी टाइम पे नहीं है, 10 दिन में क्या करके चली जाएगी? कहते महाराज साहब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, माता पिता को इतना भर के चली जाती है, इतना भर के चली जाती है कि उनका सारा नजरिया ही हमारे लिए खराब हो जाता है। ठीक है, इस दुनिया में किसी चीज की कमी, कहीं बहू गलत है तो कहीं सास भी गलत है, बहू को भी। और देखो कितनी बार ऐसा होता है कि जो हमारे आसपास ट्रेनर रहते हैं ना, गली मोहल्लों में, पड़ोस में, या वो ट्रेनर कैसे होते हैं? आज की लड़कियां बड़ी खराब हैं, सिर पे ना बिठा लेना, आते ही अच्छी खींच के रखना, नहीं तो सब कुछ अपने वश में कर लेगी और फिर तो तुम ऐसे ही रह जाएगी। पहले तो मन में कुछ बेटे की शादी होने से पहले था, फिर बहू आ गई तो और ज़्यादा लोगों ने, आसपास के लोगों ने खराब कर दिया। एक अच्छा शुभ चिंतक, अच्छी शिक्षा देने वाला गुरु और कोई ना कोई साथ में जरूर होना चाहिए, जिससे यहाँ तक हमारे समाज की स्थिति इतनी खराब हो गई है, बहुत पीड़ा में है हर जगह लोग। कहीं पर बहू को खुली छुट्टी दे दी तो उसको, वो सास की कदर नहीं करती, दोनों तरह की चीज़ें चल रही हैं। बेचारी एक विधवा माँ थी, एक बात बता दूं आपको, बहू की भी हालत कैसी कैसी हालत कर देती है। बहुओं को भी संभलना है, किसी चीज़ में ज्यादती नहीं करनी। घर में कोई भी नहीं था, माँ और बेटा था, बेटे की शादी की, बहू आई घर में, माँ बड़े चाव करती है, 6 महीने तक बहू को किसी काम को हाथ लगाने नहीं दिया। 6 महीने हो गए, उसे भी बड़ी आराम की आदत पड़ गई। एक दिन बेटे ने माँ को कहा, माँ थोड़ा सा तो कह दे कि कुछ काम कर लिया करे। बेटा कोई बात नहीं, अपना घर छोड़कर आई है ना,
कोई बात नहीं, आराम यहाँ नहीं करेगी तो कहाँ करेगी, अपने आप समझदार है, अपने आप करना शुरू कर देगी। 1 महीना और निकल गया, वो तो किसी काम को हाथ नहीं लगाती। अब बेटे ने कहा, माँ अकेली काम करती रहती है, तुम भी थोड़ा सा कुछ देख लिया करो। जरा से इशारे में समझाया, उसके कान पे कोई जू नहीं देंगी, फिर भी उसने नहीं किया। एक दिन माँ और बेटा मिलकर कहने लगे कि अगर शर्मसार होगी तो अपने आप ही उन्होंने आपस में कुछ बातचीत की, और सुबह सुबह जैसे ही माँ उठी झाड़ू लगाने लगी तो बेटा कहता, माँ छोड़, मैं लगाऊंगा, तो इतनी बूढ़ी होगी, कब से काम कर रही है। और ऊपर से बहू सोकर उठकर छन छन करती हुई, छम छम करती सीढ़ियाँ नीचे उतर रही थी। माँ बेटा, माँ कह रही थी मैं करूँगी, बेटा कह रहा था मैं करूँगा। बहू आई और कहती, अरे माँ बेटा झगड़ क्यों रहे हो, एक दिन माँ कर लिया करे, एक दिन। ऐसी बहू घर में आ जाए तो पीड़ित हैं सब लोग समाज में, बैलेंस नहीं है, समझ नहीं है। घर में कोई प्रॉब्लम होती है, जिससे प्रॉब्लम होती है बात उससे नहीं करते, किससे करते हैं, दूसरे आसपास वालों से बात करते रहते हैं। जिसके साथ प्रॉब्लम है उसके सामने बको, उगल दो जो कुछ तुम्हारे दिमाग में है, उसके सामने उगलो। आसपास जिससे भी बात करते रहोगे सब कुछ ना कुछ भरते रहेंगे, सब कुछ ना कुछ गलत राय देते रहेंगे, कुछ ना कुछ सिखाते रहेंगे, और यहाँ और ज़्यादा कचरा भर जाएगा। क्या करना है, जिसके साथ प्रॉब्लम है उसके साथ ही बात करो। उन 2 लोगों के अंदर ही ताकत है परिवर्तन की, और किसी के अंदर ताकत नहीं है। आसपास के जो लोग जिनके साथ बात कर रहे हो उनके अंदर ताकत नहीं है, वही 2 लोग उसको, अपने रिश्तों को ठीक कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो मेरा आज का कहना यही है, समय तो भागता जा रहा है और ज़्यादा समय नहीं लूँगी। जो माता पिता अपने बेटों को पार्शलिटी की पीड़ा दे रहे हैं, थोड़ा सुधर जाना, दोनों को प्रेम करना, प्यार से, प्यार तो आदान प्रदान है, दोनों को ही प्यार देना सीखो। हर किसी के साथ, अगर घर का मुखिया अच्छा है तो पूरा घर व्यवस्थित रूप में चलता है। अगर घर का मुखिया भेदभाव करता है, उसके भेदभाव के और लोग शिकार होते तो घर टूट जाता है। कितने दिन तक गाड़ी चल सकती है। कोशिश करते होंगे कई बेटे गाड़ी चलाने की, कि साथ में रहें, इकट्ठे रहें, लेकिन घर के मुखिया को अगर, कहते हैं ना 2 आंखें, और 2 आंखों की कीमत, एक आंख को तकलीफ होगी तो दूसरी भी रोएगी। इसी तरह से अपने घर को जोड़ना है। जो बहू में पीड़ा में है, सासू जी जो आई हैं, थोड़ा सा समझ कर जाना। बेटी और बहू में थोड़ा सा भेद करना छोड़ दो। बेटा बुरा लगता है, बहू का कहना मानता है जो, और दामाद अच्छा लगता है जो बेटी का। ये डबल मापदंड समाज में जब तक चलते रहेंगे तो घर टूटते रहेंगे, तो घरों में अशांति फैलती रहेगी। आजकल के तो माँ बाप क्या सोचते हैं, एक माता जी आई और आकर कहने लगी, महाराज जी मैं बहुत खुश हूँ, मेरे जैसी मौज किसी के पास नहीं। हमने पूछा क्या हुआ, कहते महाराज जी मेरी 3 बेटियां थी, 3, और तीनों के सासू नहीं है। महाराज जी मैं बहुत मौज में हूँ, मेरी 3 बेटियां, तीनों के ही सास नहीं है, मौज से रहती हैं, बड़ी मस्ती में रहती हैं, जो मन में आया करती हैं। मैं तो पहले ही सोचती थी कि जहां पर ये जाए इनकी सास ना हो, आराम से रहें। मैंने कहा और आप खुश हो, आपका बेटा? कहते महाराज जी बस थोड़ी सी दिक्कत है, बेटा है पर बेटे की अभी तक शादी नहीं हुई। फिर क्या? कहते महाराज जी कोई उपाय बता दो, जल्दी से बेटे की शादी हो जाए। मैंने कहा हो सकता है कोई और बेटी वाला इस इंतजार में हो। क्या वो भी इंतजार में हो सकता है, उसको भी बिना सास का? तो ऐसे जब हमारी नजरें, हमारे नजरिए हैं तो जिंदगी चल नहीं सकती।
पीड़ा है समाज में, पीड़ा है घरों में, थोड़ा सा साथ में लेकर जाना। ये पर्व राज पर्युषण आए हैं। और एक बात और, वो बात ये है कि मैं बहनों से कुछ बात कहना चाहती हूँ। मेरी जो पंजाब की बहनें बड़ी सॉलिड होती हैं। देखो, जब भी कुछ दान करते हैं तो भाई करते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना, आपको हमेशा इनके ऊपर ही डिपेंड रहना है। क्या आप जो दोगे वो आपको मिलेगा। जितनी बहनें आई हैं, कम से कम इतनी प्रतिज्ञा कर लो कि एक ड्रेस, एक सूट कम कर देना और उतना दान यहाँ पर करेंगी। ऐसा संघ को, इसमें तो सारे जने हाथ उठा दो। अरे 500 रुपए भी दो, 1000 रुपए भी दो, तो संघ का कल्याण हो जाएगा। और ये देखो आप लोगों, पंजाब में कह रही हूँ, पंजाब की बहनें पावरफुल हैं। मैंने सूरत में इतनी सी बात उठाई, एकदम कहते कहते 2 लाख रुपए इकट्ठे हो गए बहनों ने। अपने सिर्फ भाइयों ने नहीं दिया, बहनों ने। एक ड्रेस कम कर लेना, एक सूट कम कर लेना, जो कुछ जोड़ा हुआ है ना, थोड़ा सा हिला लो उसको, उसमें से थोड़ा सा यहाँ पर देकर चले जाओ। संघ का कल्याण होगा। व्यवच में, धर्म की प्रभावना में काम आता है। आपके दान के सहयोग से ही ये संघ चलता है। मैंने आपसे कुछ भी करने की बात नहीं कही, आज पहली बार कह रही हूँ। मेरी बात मानोगे? मानोगे? कितने जने मानेंगे? कितने जने? अरे सबके दोनों हाथ खड़े कर दो एक बार। कोई भी, जैसी तुम्हारी सामर्थ्य है, सब जने देकर जाना, खाली मत जाना। इससे तुम्हारा बहुत बड़ा भला होने वाला है। इन पर्वों में जो दान करता है, पर्व राज पर्युषण में जो दान करता है, पहले का दान ये 10 गुना ज़्यादा तुमको लाभ देता है, क्योंकि ये दिन ऐसी ऊर्जा से भरे हुए हैं। तो दान जरूर देकर जाना। और भाई भी और मेरे युवक भी जो बड़े बड़े कंपनीज़ में काम करते हैं, बड़ी बड़ी अच्छी जॉब करते हैं और कुछ करते हैं, आप लोग भी संघ को आज इस छठे पर्व पर्युषण में कोई भी खाली ना जाना। संघ को कुछ दान जरूर देकर जाना।